जी। हो गया, शुरू हो गया? इस पे कहीं कोई लिखा हुआ नहीं आ रहा है? ठीक है, फिर तो आप आश्वस्त हो जाइए कि रिकॉर्ड हो रहा है ना? क्योंकि हमारे पास जो सिस्टम है उसमें ऊपर लिखा हुआ आ जाता है रिकॉर्डिंग। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि देश में 2 प्रेस कमीशन बनाए गए थे और प्रेस काउंसिल, जैसा आपने कहा कि प्रेस कमीशन की सिफारिश के आधार पर बनाया गया था। अब जिस तरह से मीडिया का विस्तार हुआ है, तो ये अक्सर कई मंचों पर बात हुई है कि हमारे देश में मीडिया कमीशन का गठन हो। जब पहला प्रेस कमीशन बना था 1952 में, उसके पहले 1949 में इंग्लैंड में रॉयल प्रेस कमीशन बन चुका था। तो उस समय हमारे देश में भी कहीं इस तरह की बात शुरू हो गई थी कि भारत में भी, क्योंकि देश आज़ाद हुआ ही हुआ था, 4-5 साल हुए थे, 47 में आज़ादी हमको मिली थी। तो आज़ादी मिलने के साथ ही पंडित नेहरू, वो भी, क्योंकि इंग्लैंड से हम लोग प्रभावित थे, इतने समय तक हमारे पे एक तरह से गुलामी का दौर रहा, तो पंडित नेहरू भी ये महसूस कर रहे थे कि प्रेस के विकास और विस्तार के लिए कहीं कोई इस तरह की चर्चा होनी चाहिए। इसी बीच में आईएफडब्ल्यूजे, ये नाम सुना आपने? आईएफडब्ल्यूजे, आयुषी आप बताओगे क्या है आईएफडब्ल्यूजे? सर आईएफडब्ल्यूजे मैंने नहीं सुना। नहीं सुना? प्रबल, नहीं आपने? सर। माइक ऑफ है। आईएफडब्ल्यूजे। हाँ सर, मैंने भी नहीं सुना सर। अजी कमाल है। हो सकता है सर, अगर अगर आप पूरा नाम ले तो याद आ जाए शॉर्ट। नहीं, इसीलिए तो नहीं ले रहा हूँ पूरा नाम मैं। आईएफडब्ल्यूजे बहुत पॉपुलर नाम है। एनयूजे सुना है? एनयूजे, आप किसी पत्रकार संगठन से जुड़े हुए हो क्या? ना सर, ऐसे तो नहीं सर, हम लोग लोकल, हम लोग का जो यहाँ पे प्रेस नहीं क्लब है नहीं, उससे जुड़े राष्ट्रीय हैं। स्तर पर नहीं जुड़े हुए। एनयूजे तो जर्नलिस्ट का यूनियन होता है। हाँ, पूरा नाम क्या है इसका? बिल्कुल सही कहा आपने, जर्नलिस्ट का यूनियन है। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट। हाँ, और आईएफडब्ल्यूजे सर आई इसी एफ संस्था से फेडरेशन एनयूजे होगा निकला सर। था। फेडरेशन होना चाहिए। हाँ, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, जी सर। भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ, याद आ गया ना अब तो? अब जी किसी जमाने में तो ये बड़े प्रखर संगठन हुआ करते थे। अब दुर्भाग्य से देश में पत्रकार जो आंदोलन, संगठनों का आंदोलन है, वो भी इतना इफेक्टिव नहीं रहा है ना। लेकिन एक दौर में तो ये संगठन बड़े मजबूत थे और पत्रकारों के हितों के लिए इन्होंने बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। और आईएफडब्ल्यूजे के तो अध्यक्ष आपके, मेरे ख्याल, यदि मुझे सही याद है तो लखनऊ के ही हैं शायद, वो विक्रम राव, टाइम्स ऑफ इंडिया में रहे। जी जी। विक्रम राव बहुत समय तक रहे। आपके लखनऊ में नवभारत टाइम्स के संपादक थे नंद किशोर त्रिखा, जिनका निधन हो चुका है अभी 2-1 साल पहले ही हुआ है। वो एनयूजे के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। एनयूजे, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, राष्ट्रीय पत्रकार संघ। ये 2, हालांकि और भी संगठन है, वो आपका विषय नहीं है, लेकिन ये जो 2 बड़े संगठन हैं, ये बेसिकली आईएफडब्ल्यूजे से ही बाद में इनके विवाद हुए तो एनयूजे का गठन हुआ था। तो आईएफडब्ल्यूजे ने भी 50s में ये डिमांड की थी कि भारत में प्रेस कमीशन की स्थापना की जाए। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट था देश की आजादी के बाद, जब पत्रकारों ने ये महसूस किया कि हमारे देश में पत्रकारों, प्रेस की स्थिति के मूल्यांकन के लिए कहीं कोई विधिवत एक इस तरह का अध्ययन, चिंतन, मनन, मूल्यांकन होना चाहिए। जस्टिस जीएस राजाध्यक्ष, वो उसके चेयरमैन थे। जो पहला प्रेस कमीशन था उसके चेयरमैन थे जस्टिस जीएस राज्याध्यक्ष। उसमें आचार्य नरेंद्र देव, नाम सुने होंगे आपने, ये पूरे फ्रीडम मूवमेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। देश के उन प्रखर विचारकों में इनकी गिनती होती है। डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम सुना होगा आपने, जो राष्ट्रपति भी रहे, वो भी इसके मेंबर थे। डॉक्टर वीकेआरवी राव, ये इसके मेंबर थे। त्रिभुवन नारायण सिंह, ये इसके मेंबर थे। तो उस समय के जो विभिन्न क्षेत्रों के कुछ विशिष्ट व्यक्तित्व थे, वो इसके सदस्य थे। तो फर्स्ट प्रेस कमीशन की स्थापना की घोषणा की गई थी 1952 में।
सितंबर, और अक्टूबर में 3 अक्टूबर को इसकी अधिकृत विज्ञप्ति जारी हो गई थी सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से। तो अक्टूबर 1952 में प्रेस कमीशन की स्थापना हुई और उसके 2 साल बाद 54 में इसने अपनी रिकमेंडेशन दी। प्रेस कमीशन का एक सबसे बड़ा काम जो मतलब सबसे बड़ा तो क्या कहूँ, सब इंपॉर्टेंट काम था, वो था पत्रकारिता का इतिहास तैयार कराना। ट्रिब्यून का नाम सुना होगा आपने, ट्रिब्यून अखबार का, चंडीगढ़ से जो प्रकाशित होता है। जी सर। ट्रिब्यून के संपादक थे जे नटराजन। क्या कर रहा है ट्रिब्यून, कौन सी भाषा में? आयुषी कुछ बोले क्या आप? नहीं सर, मैंने ट्रिब्यून मतलब न्यूज़पेपर सुना है। हाँ, कौन सी भाषा में है ये? आइडिया है? नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा थोड़ा बहुत भी? ट्रिब्यून हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी तीनों भाषाओं में प्रकाशित होता है और इसको भी मेरे ख्याल 125 साल होने आ गए। बहुत पुराना अखबार है ट्रिब्यून, और इसका जो ओनरशिप है वो ट्रस्ट की है। आज की जो पत्रकारों की अखबारों की जिस तरह की एक दौड़ है या जिस तरह का स्वरूप है, उसमें ट्रिब्यून की अपनी एक अलग आइडेंटिटी है ना। मैं तो बरसों तक ट्रिब्यून देखता रहा था। उसमें उनके जो संडे के मैगजीन सेक्शन है, उस जब तक मैं देखता था, इन दोनों तो मेरे नजर में नहीं आ रहा है, तो बड़ा लिटरेरी सप्लीमेंट्स भी बड़े अच्छे निकलते थे उनके। तो ट्रिब्यून के संपादक थे उस समय जे नटराजन। जे नटराजन को ये दायित्व तो सौंपा गया था कि वो पत्रकारिता का इतिहास लिखे। तो प्रेस कमीशन की देखरेख में हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म भाई जे नटराजन, बहुत पॉपुलर किताब है उस जमाने की, है ना। लेकिन अब बहुत किताबें आ गई अब तो इतिहास पे, लेकिन बेसिक काम आजादी के बाद या तो राम रतन भटनागर ने किया था। मुझे पता नहीं आपने नाम सुना कि नहीं सुना उनका। राम रतन भटनागर की किताब का नाम था राइज एंड ग्रोथ ऑफ हिंदी जर्नलिज्म, और ये इनकी पीएचडी थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। और उन्होंने पहली बार एक, हालांकि आजादी के पहले छोटे मोटे प्रयोग किए गए थे, आपके यूपी के ही थे कमलापति त्रिपाठी, यूपी के ही थे वो वाजपेयी, अंबिका प्रसाद वाजपेयी, उनकी किताबें भी प्रकाशित हुई इतिहास को लेकर, पत्रकारिता को लेकर। लेकिन आजादी के बाद राम रतन भटनागर का कोई 700-800 पेज का मोटा पोथा है पुस्तक मेरे पास, वो राइज एंड ग्रोथ ऑफ हिंदी जर्नलिज्म किताब लिखी थी उन्होंने। और जे नटराजन ने लिखा था हिस्ट्री ऑफ प्रेस इन इंडिया या हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म, इस नाम से जे नटराजन की किताब थी। तो ये जो फर्स्ट प्रेस कमीशन था, इसका एक काम तो हुआ इतिहास लेखन तैयार करवाना। इसके अलावा जो बाकी मुद्दे हैं पत्रकारिता से जुड़े हुए, उस पर सिफारिशें देने के लिए इनको कहा गया था। तो मुख्य रूप से प्रेस कमीशन के जो उद्देश्य थे उसमें था कि जो लघु एवं बड़े समाचार पत्र हैं, पीरियोडिकल प्रेस है, आवधिक प्रेस, इनका एक मूल्यांकन करके वो अपना निर्णय दें, अपनी सिफारिशें दें। इसी तरह से इसमें न्यूज एजेंसी और फीचर सिंडिकेट, इन पर भी विचार करने की बात थी। फीचर सिंडिकेट नाम सुना है आपने? फीचर सिंडिकेट्स? हाँ सर, नाम तो सर सुना है। कोई आइडिया इनके बारे में, फीचर सिंडिकेट्स के बारे में? सर नो, नहीं सर। नहीं आइडिया है? अच्छा, ये क्या बात है, क्यों नहीं जानकारी है? आप लोग तो इतने समय से जर्नलिज्म में हो गई। फीचर सिंडिकेट्स तो देश में उस तरह, जैसे आपने न्यूज एजेंसी का नाम तो सुना है ना? हाँ सर, न्यूज, क्या काम है न्यूज एजेंसी का? सर न्यूज एजेंसी समाचार और फोटो समाचार फीचर देती सब है। आदान। और फीचर सिंडिकेट्स क्या देती हैं? फीचर देती हैं। फीचर्स। कई आपने कभी आर्टिकल पढ़े हैं तो उसके नीचे लिखा हुआ आएगा, कई अखबारों में, विशेषकर बड़े बड़े अखबारों में तो बहुत कम मिलेगा आपको इस तरह का, क्योंकि फीचर सिंडिकेट्स अपने आर्टिकल्स सभी अखबारों को देते हैं। तो बड़े अखबार प्राय यदि लेंगे भी तो फिर उनका ये कंडीशन होगी कि आप क्षेत्र विशेष में केवल हमें ही देंगे। जैसे राजस्थान में यदि कोई अखबार प्रचलित है तो वो फीचर एजेंसी से ये कॉन्टेक्ट करेगा, फीचर सिंडिकेट से, कि आपका ये आलेख केवल मुझे ही मिलेगा राजस्थान में, जो मेरा प्रतिद्वंदी अखबार है उनको आप नहीं देंगे। तो फीचर सिंडिकेट्स बेसिकली फीचर उपलब्ध कराते हैं, है ना। जैसे एकलव्य है, कई इस तरह की फीचर आपके, इवन पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इनका अपना एक सर्विस है। छोटे समाचार पत्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो, उनको
बहुत कम शुल्क पे, बल्कि पीआईबी के तो कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाते हैं सारे के सारे। तो ये एक एडवांटेज है। तो फर्स्ट प्रेस कमीशन को ये कहा गया कि आप न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल प्रेस समझते हैं, जो टाइमली, दैनिक है, साप्ताहिक है, पाक्षिक है, इसको बोलते हैं पीरियोडिकल प्रेस, आवधिक, निश्चित अवधि में जो प्रकाशित होते हैं जी। तो ये जो प्रेस है, न्यूज एजेंसीज हैं, फीचर सिंडिकेट्स हैं, इनकी ओनरशिप किस तरह की हो, इनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, इनका भावी विकास, उन सारे मुद्दों को लेकर के सिफारिश या विचार करने के लिए एक टास्क दिया गया था फर्स्ट प्रेस कमीशन को। दूसरा था आपके जो मोनोपोली प्रेस है ना, मोनोपोली प्रेस, एक ही मीडिया हाउस के पास कई तरह के मीडिया आउटलेट्स हैं एक तरह से। कभी सुना आपने क्रॉस मीडिया ओनरशिप, और ये नाम सुने नहीं सुने कभी आपने? एक दौर था जब बहुत चर्चा होती थी, जैसे एक टर्म का प्रयोग होता था उस समय, जूट प्रेस। ये बड़े बड़े जो हाउस है ना न्यूज़पेपर के, इनकी इंडस्ट्रीज थी, और इंडस्ट्री के साथ साथ उन्होंने अखबार शुरू कर दिए। तो अब ये बात आई कि साहब आप किस तरह से, मतलब इनके तो बहुत सारे हो गए, अखबार भी है, रेडियो भी है, टीवी भी है ना, तो इन्होंने जिस तरह से कब्जा किया है, तो क्या एक परमिशन दी जाए इनको कि एक ही जो मीडिया हाउस है वो अलग अलग इस तरह के अपने एक्टिविटी शुरू कर सकता है। इसको लेकर बहुत डिबेट हुई है, और विशेषकर सेकंड प्रेस कमीशन में तो ये सिफारिश की गई थी कि इसको प्रतिबंधित किया जाए। लेकिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे यहाँ पर ऐसा कोई कानून बना नहीं है। तो मोनोपोली प्रेस, एकाधिकारवादी जो प्रेस थी, उस पर भी समाचारों और निष्पक्ष विचारों के प्रस्तुतिकरण का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी प्रेस कमीशन को विचार करना था। इसी तरह से वर्किंग जर्नलिस्ट, श्रमजीवी पत्रकार, इनकी वेतनमान, इनकी सेवा शर्तें, रिटायरमेंट्स पे मिलने वाले बेनिफिट्स, आदि आदि आदि। यूं कह लीजिए कि श्रमजीवी पत्रकारों की स्थिति पर, उनकी सेवा शर्तों पर, सर्विस कंडीशंस पर भी विचार करने की बात या उद्देश्य जो है इसका निर्धारित किया गया था। इसी तरह से उस समय यह अखबारी कागज की बड़ा एक प्रॉब्लम होती थी, तो न्यूज प्रिंट पॉलिसी तैयार करने के लिए भी फर्स्ट प्रेस कमीशन को कहा गया कि वो किस तरह से हम अखबारों को न्यूज प्रिंट, अखबारी कागज का वितरण कराएं। इसी तरह से टेक्नोलॉजी, देश आजाद हुआ ही हुआ था, वो टेक्नोलॉजी आज जैसी तो नहीं थी उस समय, कैसे टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट किया जाए उसको लेकर के विचार करना था। और एक और महत्वपूर्ण से जो उद्देश्य था वो था पत्रकारिता की आचार संहिता तैयार करना, कोड ऑफ कंडक्ट। बाद में प्रेस कमीशन ने कहा कि हम, ये हालांकि प्रेस काउंसिल को भी ये बात की गई थी कोड ऑफ कंडक्ट के लिए, मैंने आपसे उससे पहले भी कहा था प्रेस काउंसिल के समय, हालांकि प्रेस काउंसिल ने तो ये कह दिया था कि हम कोई वो नहीं बनाएंगे कोड ऑफ कंडक्ट, जो हम निर्णय दे रहे हैं वही कोड ऑफ कंडक्ट पर काम करेंगे। लेकिन आप गूगल करके देखिएगा, प्रेस काउंसिल की करीब 150 पेज का पूरा एक बुकलेट है जिसमें उन्होंने अपनी गाइडलाइंस जो है पत्रकारों के लिए, आचार संहिता जो है वो बना रखी है। और मेरे ख्याल आप सब लोगों को मस्ट रीड है, पढ़ना ही चाहिए कि किस तरह से प्रेस काउंसिल ने कम्युनल राइट्स की रिपोर्टिंग के समय, इलेक्शन की रिपोर्टिंग के समय, बच्चों की रिपोर्टिंग करनी है, महिलाओं की रिपोर्टिंग करनी है, बहुत सारे ऐसे जो मुद्दे हैं उनमें किन चीजों को पत्रकारों को ध्यान में रखना चाहिए, उसके लिए गाइडलाइंस जारी की है। गाइडलाइंस है वो, अब गाइडलाइंस तो केवल ये है कि आपसे अपेक्षा है कि आप ऐसा करेंगे, ठीक है। इसी तरह से प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़े हुए कानूनों में कोई संशोधन करने की बात है क्या, ये जिम्मेदारी भी प्रेस काउंसिल, इसको प्रेस कमीशन को कहा गया था कि इस पर आप विचार करें। तो मुख्य रूप से ये जो मैंने 5-7 पॉइंट्स बताए आपको, इनके इर्द गिर्द प्रेस कमीशन को ये टास्क दी गई थी कि इस पर वो विचार करें। करीब करीब 540 पृष्ठों की रिपोर्ट है प्रेस कमीशन की, और 21 चैप्टर हैं इसमें। मेरे ख्याल आप गूगल करेंगे, रिपोर्ट मिल जाएगी। एक समय था हमारे कई मित्रों ने व्हाट्सएप पे वो रिपोर्ट शेयर की थी। इंसिडेंटली मेरे पास है रिपोर्ट, पूरी रिपोर्ट है प्रेस कमीशन की, और जे नटराजन की वो पुस्तक भी है। और ये सब मुझे मिले थे वर्ल्ड बुक फेयर दिल्ली में, मैं कई सालों तक जाता रहा बुक फेयर में। तो वहाँ किसी एक छोटे से राज्य के छोटे से शहर की एक दुकान थी, उसके पास दुर्लभ पुस्तकों का खजाना था।
वहां मुझे ये सारी रिपोर्ट्स जो हैं, है ना, ये वाइट पेपर वगैरह जो निकले उस समय, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, वो बहुत सारी रिपोर्ट्स मुझे वहां पर और बहुत ही सस्ते दामों में उस समय उपलब्ध हो गई थी। तो इसलिए वो बड़ा रिच कलेक्शन है। लेकिन अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये सारी चीजें आपको गूगल पर एक क्लिक के माध्यम से मिल जाएंगी। तो 540 पेज की रिपोर्ट है, 21 चैप्टर्स हैं इसमें, जिसमें इन्होंने किस तरह से इंक्वायरी की है प्रेस कमीशन ने, किस तरह से उन्होंने न्यूज़पेपर के बारे में, पीरियडिकल्स के बारे में, है ना, किस तरह का उनका इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, एजेंसीज का, न्यूज़पेपर्स का आर्थिक ढांचा किस तरह का है ना, उन सबको लेकर के उन्होंने उसमें बात की है। इवन लाइजनिंग, गवर्नमेंट के साथ किस तरह से लाइजनिंग है, इस तरह के जो टॉपिक्स नाम है वर्किंग जर्नलिस्ट को लेकर के, तो अलग अलग चैप्टर्स में इन पर उन्होंने विचार किया है। ओनरशिप, अखबारों के स्वामित्व को लेकर के भी प्रेस कमीशन ने विचार किया है ना, ओनरशिप कैसी होगी, उनका कंट्रोल किस तरह का है, आपस में जो प्रतिस्पर्धा है उसको लेकर के भी प्रेस कमीशन ने चर्चाएं की है। चलिए मुख्य रूप से अपन आते हैं, जो अपना मुख्य इसमें एकेडमिक इंटरेस्ट की बात है वो है कि प्रेस कमीशन की सिफारिशें क्या क्या थी। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट सिफारिश जो आपने अभी कहा, प्रेस काउंसिल की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रेस काउंसिल। अब आप देखिए हमारे देश की व्यवस्था या सिस्टम की मजबूरी, सिस्टम की चुनौतियां, 1954 में सिफारिश आती है प्रेस काउंसिल की स्थापना की, और स्वीकार कब होती है ये सिफारिश, 1966 में जाकर के, 54 से लेकर के 66, करीब करीब 11-12 साल का समय लग गया प्रेस काउंसिल बनने में। पार्लियामेंट में गया, कभी लोकसभा में, कभी राज्यसभा में, कभी चुनाव घोषणा हो गए, कभी ये सेलेक्ट कमेटी को गया, वहां से टाइम लैप्स हो गया, कई तरह की इसके अंदर तकनीकी व्यवधान आते रहे। तो ये करीब करीब 11-12 साल में जाकर के प्रेस काउंसिल बनी। तो एक महत्वपूर्ण सिफारिश थी इसकी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रेस काउंसिल। दूसरा एक इनका ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट था, आरएनआई। पिछली बार मैंने पूछा था आपसे आरएनआई का फुल फॉर्म याद है जी हाँ प्रबल, याद है या नहीं? सर, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। अभी भी गड़बड़ फॉर इंडिया, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया, ये इनका नाम है ना। और जो रिपोर्ट छापते हैं उस रिपोर्ट का नाम, सर उसका नाम सुन, आरएनआई के क्या काम है बेसिक? एक तो रजिस्ट्रेशन का है, समाचार पत्रों के रजिस्ट्रेशन, अखबारों का रजिस्ट्रेशन, है ना, और उसका सर्कुलेशन। जी सर, ठीक है, हालांकि इनकी जिम्मेदारी है सर्कुलेशन को भी चेक करना, लेकिन अब वो जितने संख्या में अखबार निकल रहे हैं उसकी तुलना में नहीं कर पाते हैं। तो आरएनआई हर साल एक रिपोर्ट छापता है। आप कीजिएगा कब जब भी खाली टाइम हो गूगल और उस पर डालिएगा प्रेस इन इंडिया। जब आप प्रेस इन इंडिया लिखेंगे 1920, क्योंकि अभी 20 की रिपोर्ट आई है लेटेस्ट, तो आपको 1980 की पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी गूगल के ऊपर। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही देखी है, तो कोई रेफरेंस की जरूरत थी मुझे। उसमें आपको पूरे देश की जो पत्रकार अखबार की स्थिति है उसके बारे में मोटी मोटी जानकारी मिल जाएगी। कितने अखबार छप रहे हैं, उसके पहले कितने अखबार थे, एक साल में अखबारों की ग्रोथ कितनी हुई है, कितना सर्कुलेशन बढ़ा है, कितने ऐसे अखबार हैं जो 100 साल पुराने हो चुके हैं, सब्जेक्ट वाइज अखबार कौन कौन से निकल रहे हैं, एजुकेशन पे, स्पोर्ट्स पे, टेक्नोलॉजी पे। तो ये एक एकेडमिक इंटरेस्ट की चीज है। तो आपको पूरे देश की जर्नलिज्म के बारे में, स्टेट वाइज भी आपको यूपी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, कौन से शहर में सर्वाधिक दैनिक अखबार निकल रहे हैं, कौन से प्रदेश में सर्वाधिक दैनिक निकल रहे हैं, सर्वाधिक मासिक कौन सी भाषा के निकल रहे हैं, वो पूरा लेखा जोखा उसमें है। अब इनकी विश्वसनीयता कितनी है ये डिबेट का विषय हो सकता है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये जो सर्कुलेशन के फिगर दे रहे हैं वो जो भर देता है अखबार, क्योंकि उसके अंदर आप देखेंगे छोटे मोटे अखबार जिनको आप जानते होंगे उनकी प्रसार संख्या जितनी दे रखी है, कम से कम व्यक्तिगत रूप से तो मुझे विश्वास नहीं होता है कि उन अखबारों की प्रसार संख्या ये है। लेकिन आरएनआई बेसिक रूप में हमारे देश के प्रेस के बारे में एक तरह से तथ्यात्मक जानकारी की दृष्टि से एक वो रिपोर्ट अपना एक महत्व रखती है ना। अब उसकी विश्वसनीयता उसको लेकर अपन डिबेट कर सकते हैं। तो आरएनआई की नियुक्ति की बात फर्स्ट प्रेस कमीशन ने की थी। तीसरा जो एक इंपॉर्टेंट इसकी सिफारिश थी वो था प्राइस पेज शेड्यूल। पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है,
जब मैं प्रेस फ्रीडम की बात कर रहा था तब मैंने इसकी बात की थी आपसे। जी जी, पेज के हिसाब से उसका मूल्य निर्धारित हाँ, किया। छोटे अखबार उस अस्तित्व में अपने आप को कैसे जीवित रखें, तो ये कहा था फर्स्ट प्रेस कमीशन ने कि छोटे अखबारों को प्रोत्साहित करने के लिए हमको इस तरह का एक प्रावधान करें ताकि छोटे अखबार का मूल्य कम हो, बड़े अखबार का मूल्य ज्यादा हो। लेकिन फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल उसको स्वीकार मतलब उसमें कोर्ट में वो नहीं हो पाया और कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया उसको कि प्राइस पे शेड्यूल जो है एक्ट जो बनाया है आपने ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। लेकिन फर्स्ट प्रेस कमीशन ने सुझाव दिया था 1962 में हमारे यहाँ पर सरकार ने उसके आधार पर एक कानून बनाया था। इसी तरह से स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के माध्यम से न्यूज प्रिंट दिया जाए, ये भी सिफारिश प्रेस कमीशन ने की थी, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि इनका एक उद्देश्य ये भी था कि न्यूज प्रिंट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, वितरित किया जाए, उसको लेकर उन्होंने कहा कि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, राज्य व्यापार वित्त निगम, इसके माध्यम से किया जाए। इसी तरह से प्रेस कमीशन का कहना था कि जो न्यूज एजेंसीज हैं, समाचार समितियां हैं, ये सरकार के नियंत्रण में नहीं होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट न्यूज एजेंसीज होनी चाहिए। मुझे पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, हमारे देश में ये अभी की जो व्यवस्था है उसके पहले कितनी एजेंसीज थी, या यूं कहूं इमरजेंसी के पहले, इमरजेंसी 75 में लगी थी, है ना, इमरजेंसी के पहले हमारे यहाँ कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज एजेंसीज थी, कोई आइडिया है? सर भारतीय और विदेशी? इंडिया की यूएनआई, पीटीआई। हाँ, और यूएनआई थी, पीटीआई थी, और सर हिंदुस्तान समाचार। हाँ, हिंदुस्तान समाचार, और एक और है, और एक है समाचार भारती। समाचार भारती, है समाचार ना। भारती। यूएनआई और पीटीआई कौन सी भाषा में थी? पीटीआई सर इंग्लिश में थी। इंग्लिश, हिंदी। और नहीं, हिंदी में तो वो भाषा है पीटीआई की। हाँ, भाषा। पीटीआई सर, मैं 75 के पहले की बात कर रहा हूँ, भाषा हाँ 82 में आई है। जी जी, पीटीआई और यूएनआई दोनों सर इंग्लिश में ही थे, दोनों इंग्लिश में थी। समाचार भारती ये सर लोकल मतलब क्षेत्रीय भाषाओं के लिए सर थी। नहीं, समाचार भारती जहां तक मेरी जानकारी है केवल हिंदी में थी, और हिंदुस्तान समाचार जो है उसमें क्षेत्रीय भाषा भी थी। हाँ जी रीजनल सर, लैंग्वेज में समाचार ये हिंदुस्तान समाचार भी थी, है ना। जी जी। तो इस तरह से 4 एजेंसीज थी। फिर इमरजेंसी में क्या हुआ, इंदिरा जी ने क्या एक्शन लिया सर? एजेंसीज इमरजेंसी को में लेकर के? इन सबको अगर खत्म करके मतलब मर्ज करके एक एजेंसी बना दी। हाँ, समाचार चारों को के मर्ज नाम कर दिया। क्या नाम रखा उसका? समाचार। समाचार। फिर एक कमेटी बनाई जब जनता पार्टी पावर में आई, जी जी, अडवाणी वो जी जब मिनिस्टर थे 77। हैं? जी जी, हाँ सर। कौन थे उस कमेटी के? बहुत बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे, अब तो मेरे ख्याल नहीं है वो। नाम सर नहीं याद है। कुलदीप नैयर, नाम सुना होगा कुलदीप नैयर का, हाँ सर, हाँ है ना। कुलदीप नहीं। कुलदीप नैयर उस कमेटी के चेयरमैन थे, जिनको ये कहा गया था कि भारत में समाचार समितियों का अब आगे कैसे विस्तार किया जाए, क्योंकि इमरजेंसी में मिला के समाचार कर दिया, अब समाचार को पूरी तरह सरकार ने नियंत्रित कर लिया, तो देश का बहुत बड़ा मीडिया कंट्रोल में आ गया ना आपके एजेंसीज को। आज जैसी सुविधाएं तो नहीं थी ना उस समय 75 में जब इमरजेंसी लगी थी, तो आपने समाचार पर सेंसर बिठा दिया। जब जनता पार्टी पावर में आई इमरजेंसी हटने के बाद, तब कुलदीप नैयर कमेटी बनी, तो उन्होंने फिर सुझाव दिया, हालांकि वो एकेडमिक इंटरेस्ट के हैं, है ना। जैसे उन्होंने न्यूज इंडिया की बात की, फिर उन्होंने अंग्रेजी समाचार के लिए अलग तरह से बात की, 3 समाचार समिति बनाने की बात की थी उन्होंने, एक इंग्लिश में होगी, एक हिंदी में और प्लस भारतीय भाषाओं में होगी, और एक एक्सक्लूसिव हिंदी में, इस तरह की बात उन्होंने कही थी। लेकिन सरकार ने वापस उन एजेंसीज को रिवाइव किया, और चूंकि फिर ये अपेक्षा की थी कि जो हमारे यहाँ अंग्रेजी संवाद समितियां हैं ये अपने यहाँ हिंदी में समाचार समितियां शुरू करें, तो यूएनआई ने शुरू की वार्ता और पीटीआई ने शुरू की भाषा, है ना। पीटीआई सबसे पहले पीटीआई ने शुरू की भाषा, उसके कुछ साल 2 साल बाद यूएनआई ने वार्ता शुरू की, ठीक है।
सर ये अगर यूएनआई सर संस्कृत में भी देती है सर, यूनि वार्ता करके। हाँ, वो तो इनके तो यूएनआई अलग अलग सर्विसेज बहुत है ना। ये जी तो जी आप इनकी वेबसाइट पे जाके देखें, इनके फाइनेंशियल सर्विसेज भी होगी, पीटीआई की अपनी जी फीचर सिंडिकेट भी है, फीचर सर्विसेज भी दे रहे हैं। किसी जमाने में जी तो इनके बैकग्राउंडर बहुत पॉपुलर थे, बहुत जी बढ़िया बैकग्राउंडर इनके। मेरे पास तो उस समय मेरे जो मित्र लोग काम करते थे, कई बार मुझे देते थे, तो बड़ा अच्छे अच्छे और बड़ा रेफरेंस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते थे, है ना। इनके साइंस फीचर, पीटीआई की साइंस फीचर सर्विस बहुत इफेक्टिव हुआ करती थी, है ना। तो ये एजेंसीज तो अपने आप में बहुत, और पीटीआई तो इंडिया एशिया की वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज एजेंसीज में रही है, अभी भी जी है ना। जी तो फर्स्ट प्रेस कमीशन को ये जिम्मेदारी दी थी कि समाचार समितियों का किस तरह से हमारे यहाँ विकास हो। क्योंकि आप कल्पना कीजिए 52 की बात, जब देश आजाद हुआ ही हुआ था, और देश के अंदर प्रेस अपना एक स्वरूप, अपना एक किस आकार तरह ले रहा से वो था। डेवलप होगा, उस दौर में था। तब विचार किया था प्रेस कमीशन ने। तो पहली बार स्वतंत्र भारत में प्रेस के भावी विकास के स्वरूप को लेकर के चर्चा ये होती है। इसी तरह से स्टेट कैपिटल्स में पत्रकारों के लिए सुविधाएं बढ़ाने की बात थी। कैसे कवरेज को बेहतर बनाया जाए, किस तरह से उनको सुविधाएं दें, कैसे सूचना के सोर्स तक उनका एक्सेस हो सके, इन सारे मुद्दों को लेकर के उस दौर में 54 में ये सिफारिश की गई कि राज्यों की राजधानियों में प्रेस के लिए, पत्रकारों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएं। पत्रकारों के लिए भ्रमण की सुविधा, घूमने के लिए उनको एक्सपोजर मिले ज्यादा से ज्यादा, उस तरह की बात भी की गई। सर्विस कंडीशंस पत्रकारों के लिए, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट बना 1956 में, श्रमजीवी पत्रकार कानून। अब ये दुर्भाग्य है कि कोई अखबार उसको अब नहीं मान रहा है, लेकिन बनाया गया था उस समय। इसी तरह से कुछ कानूनों में संशोधन की बात भी प्रेस कमीशन ने की। ये दोनों प्रेस कमीशन ने की थी। मैं उसकी जब कानून बताए थे मैंने, कुछ जगह तो मैं चर्चा की थी आपसे। तो इस तरह से प्रेस कानून में संशोधन की बात की। इसी तरह से फर्स्ट प्रेस कमीशन ने कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाया, एक आचार संहिता तैयार की पत्रकारों की। मैंने तो पूरी एक पुस्तक संकलित की है जिसका नाम ही यही है, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स। उसमें कोई 100-150 के आसपास कोड ऑफ कंडक्ट हम लोगों ने कंपाइल किए। देश के जितने मीडिया हाउस है इंपॉर्टेंट, सबके कोड ऑफ कंडक्ट बने हुए हैं। पत्रकार संगठनों के अपने कोड ऑफ कंडक्ट बने हुए हैं। एनयूजे का अपना है, आईएफडब्ल्यूजे का अपना है, फिर हमारे यहाँ ऑल इंडिया स्मॉल मीडियम न्यूज़पेपर एसोसिएशन है, उनका अपना है। जितने संगठन बने हैं, इल्ना है, वो इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर एसोसिएशन, उन्होंने अपना बना रखा है। इसी तरह से अलग दुनिया भर के जो अखबार हैं, उनके अपने इस तरह के कोड ऑफ कंडक्ट बने हुए हैं। उन सब के मूल में बेसिकली तो वही है कि इस प्रोफेशन की गरिमा को, उसकी मर्यादाओं को और प्रभावित पक्ष को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार मिले। मूल रूप से वही है ना। लेकिन अब उनकी कितनी परिपालना होती है, ये सब आप लोग जानते ही हैं, कहना बेकार है कुछ भी। डीलिंकिंग ऑफ प्रेस, ये एक और इंपॉर्टेंट सिफारिश थी जो मैंने अभी आपसे कहा कि स्वीकार। डीलिंकिंग ऑफ प्रेस का मतलब, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, या तो वो इंडस्ट्रीज चला ले या अखबार निकालना। प्रेस कमीशन का ये कहना था, इवन सेकंड प्रेस कमीशन ने भी इस बात को कहा कि होता क्या है कि ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, ये लोग अखबार का उपयोग अपने हितों के अनुरूप कानून बनवाने में, सुविधाएं प्राप्त करने में इसका उपयोग कर सकते हैं, अखबार का उपयोग। तो उससे बचने के लिए उन्होंने कहा कि इसको डीलिंग किया जाए। इंडस्ट्रीज को जब अखबार से डीलिंग करेंगे तो या तो वो अखबार का बिजनेस कर ले या फिर वो अपना उद्योग चला ले। इस तरह की एक बात फर्स्ट प्रेस कमीशन ने कही थी। इस पर कोई हुआ नहीं। तो जो स्वीकृत सिफारिशें थी उसमें जैसा आरएनआई 1956 में बन गया, प्रेस परिषद 1966 में बन गई, श्रमजीवी पत्रकार कानून बन गया, प्रश्नानुसार मूल्य नीति, इसको लागू किया लेकिन वो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। इसी तरह से एक बनाई इन्होंने प्रेस कंसल्टेटिव कमेटी, प्रेस सलाहकार समिति। ये 2 साल तक चली, 2 साल बाद इसको भी भंग कर दिया गया, खत्म हो गई है। एक आर दिवाकर की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, तथ्यान्वेषण समिति। और ये समिति जो थी, ये छोटे समाचार पत्रों के विकास के लिए, ये जो छोटे समाचार पत्र हैं
इनको छोटे समाचार पत्र का आज की परिभाषा तो मालूम है ना, एक बार बात हुई थी शायद अपनी, 25,000 से कम जिन अखबारों का प्रसार संख्या है वो छोटे समाचार पत्र हैं। 25 से 75 तक जिनका सर्कुलेशन है, 75,000, वो मध्यम श्रेणी के समाचार पत्र हैं, और 75,000 से अधिक जिनका सर्कुलेशन है, ये प्रेस काउंसिल की डेफिनेशन है जी, है ना। तो बेसिकली ये इनकी प्रमुख सिफारिशें थी। इसके बाद मेरे ख्याल इतना बहुत है आपकी जानकारी के लिए। इसके बाद आपके आता है सेकंड प्रेस कमीशन। 56 के बाद 78 तक कोई इस तरह की चर्चा नहीं हुई। फिर 1978 में जब जनता पार्टी पावर में थी, तब मुरारजी भाई प्राइम मिनिस्टर थे, आपको मालूम होगा, तब एक सेकंड प्रेस कमीशन बनाया गया। भारत में वही प्रेस की स्थिति और भविष्य की रूपरेखा तय करने के उद्देश्यों को ध्यान में रख करके। इसके भी जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स लगभग उसी तरह के थे। प्रेस एक्ट में क्या संशोधन किया जाए, प्रेस अधिनियमों में, प्रेस की ओनरशिप को लेकर के, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को लेकर के, प्रेस फ्रीडम को लेकर के, इन सब मुद्दों को लेकर के प्रेस कमीशन की स्थापना की गई। ये जो सेकंड प्रेस कमीशन था, इसमें थे जस्टिस पी.के. गोस्वामी, उसके चेयरमैन थे सेकंड प्रेस कमीशन के। लेकिन 78 में जो कमीशन बनता है, ये अपनी सिफारिशें देते, उसके पहले सरकार बदल गई। 1980 में फिर मिसेस गांधी पावर पे आ गई, चुनाव जीत गई, वापस सत्ता में आ गई, प्रधानमंत्री बन गई। तो जस्टिस इन्होंने क्या किया, जस्टिस पी.के. गोस्वामी ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा मॉरल ग्राउंड पे दिया कि भाई अब नई सरकार आई है, तो नई सरकार जिस रूप में चाहे इस सेकंड प्रेस कमीशन का पुनर्गठन करे, रिकॉन्स्टिट्यूट कर लीजिए। नई सरकार है, अपने सदस्यों के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार। तब जब वो रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ सेकंड प्रेस कमीशन, तब जब इसके अध्यक्ष बने वो जस्टिस के मैथ्यू थे। इसलिए हम इसको मैथ्यू कमीशन भी कहते हैं, सेकंड प्रेस कमीशन भी कहते हैं, मैथ्यू कमीशन भी कहते हैं। ठीक है, दोनों उदाहरण आपको मिल जाएंगे जब भी कभी किताबें में पढ़ेंगे, आप कंफ्यूज नहीं हो आप। तो अप्रैल 1980 में ये प्रेस कमीशन रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड प्रेस कमीशन था, इसमें 3-4 बड़े महत्वपूर्ण पत्रकार थे। पता नहीं आप लोगों ने नाम सुने नहीं सुने। राजेंद्र माथुर, सुना साहब नाम राजेंद्र माथुर का? जी। कौन सा अखबार के संपादक थे और क्या इनके बारे में जानते हो आप? मैं उन सौभाग्यशालियों में हूं जो राजेंद्र माथुर के साथ मंच पर बैठे, है ना। हिंदी पत्रकारिता में बहुत सम्मान के साथ राजेंद्र माथुर जी को याद किया जाता है। जी। और इंटरेस्टिंगली ये अंग्रेजी के प्रोफेसर थे इंदौर में, है ना। और वहां नई दुनिया से जुड़े, पहले मध्य प्रदेश का प्रमुख अखबार है, और बाद में नवभारत टाइम्स से जुड़ते हैं। और क्या बोलते थे साहब, इनकी वाणी, मतलब उधर फिल्म संगीत में लता मंगेशकर, और इधर यदि इनको सुनो, अद्भुत साहब उनका जो वक्तृत्व कला थी, क्योंकि टीचर भी थे और एक प्रखर पत्रकार भी थे। एक ऐसी शख्सियत जो अपने साथियों के लिए, पत्रकारों के लिए संघर्ष करते रहे संपादक के रूप में। उन्हीं के कार्यकाल में जयपुर से नवभारत टाइम्स शुरू हुआ था, है ना। पता नहीं नाम सुना नहीं सुना आपने उनका। और मध्य प्रदेश की सरकार इनके नाम से फेलोशिप देती है। कभी मौका लगे तो राजेंद्र माथुर संचयन 2 पार्ट में किताब है, जिसमें इनके संपादकीय संकलित किए गए हैं, उनको मौका लगे तो पढ़िएगा आप, है ना। तो राजेंद्र माथुर इस अखबार, इसके वो थे, मेंबर थे। ऐसे एक नाम और है, वो भी बहुत बड़ा नाम है, गिरिलाल जैन। सुना सब नहीं? गिरिलाल जैन, इनका नहीं है? सर, इनका नहीं सुना सर। सर जैन साहब का नाम नहीं सर, नहीं सुना। गिरिलाल जी का भी टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटर थे ये। इरशाद अली सिद्दीकी, कौमी आवाज उर्दू का अखबार था, उसके थे।
H.K. परांजपे इकोनॉमिस्ट थे, P.D. गाडगिल पत्रकार थे, राइटर थे। तो अब क्या हुआ, उसमें जो मेंबर्स थे इस सेकंड प्रेस कमीशन की, सबसे बड़ी त्रासदी ये थी कि इसकी अधिकांश सिफारिशों पर वो नहीं था, मतैक्य नहीं था, मतलब उस पर हर जगह वो था डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। जो इनकी फाइनल रिपोर्ट आती है उसके साथ राजेंद्र माथुर, गिरिलाल जैन, इरशाद अली सिद्दीकी और परांजपे जी, इन्होंने उनकी अधिकांश सिफारिशों के साथ अपनी असहमति व्यक्त की है। तो एक ऐसा कमीशन जिसकी अधिकांश सिफारिशें, जिन पर कहीं मतलब वो क्या यूनानिमस वो नहीं थे रिकमेंडेशंस, इसलिए सेकंड प्रेस कमीशन की अधिकांश सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई, केवल एक एकेडमिक इंटरेस्ट की रह गई। वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा सेकंड प्रेस कमीशन से हमारे यहाँ पर, है ना। उसमें से भी जब सेकंड प्रेस कमीशन को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया तो उस समय एक मंत्री थे मदन भाटिया जी, उनको लिया, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। फिर प्रेमचंद वर्मा, ये अपना लघु एवं मध्यम श्रेणी के जो न्यूज़पेपर्स थे, इनका एक संगठन था, इसके अध्यक्ष थे वो प्रेमचंद वर्मा जी को भी उसका सदस्य बनाया गया। और एक हाई कोर्ट के जज थे जस्टिस मुल्ला, वो इसके मेंबर सेक्रेटरी थे। और इस तरह से 11 मेंबर थे इसके अंदर सेकंड प्रेस कमीशन में, जिसको आप मैथ्यू कमीशन भी कहते हैं, है ना। अमृता प्रीतम जैसी लेखिकाएं भी इसमें थी। फिर अमृता सिद्धि ने बाद में इस्तीफा दे दिया था, तो 10 मेंबर रह गए थे। तो बेसिकली सेकंड प्रेस कमीशन को भी भारत जैसे विकासशील देश में प्रेस की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर विचार करना था। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक प्रावधानों की समीक्षा करनी थी। नागरिकों का राइट टू प्राइवेसी, अब तो बहुत बात हो रही है राइट टू प्राइवेसी की डिजिटल दौर में। सेकंड प्रेस कमीशन को भी कहा गया था राइट टू प्राइवेसी, व्यक्तिगता का अधिकार है व्यक्ति के, इसको कैसे कानूनी सुरक्षा दी जा सकती है, संवैधानिक सुरक्षा दी जा सकती है, इस पर भी इनको विचार करना था। प्रेस की स्वतंत्रता पर जो दबाव है मालिकों की ओर से, उस पर भी विचार करना था। इसको पॉलिटिकल प्रेशर जो है, राजनीतिक दबाव है, उस पर भी विचार करना था। प्रेस की क्या पॉलिसीज बने, क्या नीति हो प्रेस की, उस पर भी विचार करना था। प्रेस एज एन पब्लिक इंस्टीट्यूशन, एक सार्वजनिक संस्था के रूप में किस तरह से प्रेस एक बहस का मंच बन सके, इस पर इनको विचार करना था, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि इससे जुड़े हुए जो मुद्दे थे उस पर इनको विचार करने के लिए कहा गया। एडिटोरियल इंडिपेंडेंस, संपादकीय स्वतंत्रता, इसकी रक्षा कैसे की जाए। पाठक का वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव न्यूज प्राप्त करने का अधिकार जो है, वस्तुनिष्ठ समाचार प्राप्ति का जो अधिकार है, उसकी रक्षा कैसे की जाए। पारस्परिक प्रतिस्पर्धा किस तरह की हो, स्वस्थ कंपटीशन, उसको लेकर के बात की गई, है ना। व्यावसायिक व्यापारिक हित, उनसे कैसे ऊपर उठा जाए, उससे जुड़े हुए कुल मिलाकर के ये सारे थे मुख्य उद्देश्य जिनको लेकर के प्रेस कमीशन को विचार करने के लिए कहा गया था। इसकी जो प्रमुख सिफारिशें थी, अच्छा इसको लेके भी डिबेट हुई। देखिए 82 में जो प्रेस कमीशन बनता है और उसके कुछ ही समय पहले देश आपातकाल के उस दौर को देख चुका था। इस पर भी डिबेट हुई प्रेस कमीशन में। प्रेस कमीशन का यह कहना था कि हम आपातकाल पर विचार नहीं करेंगे प्रेस की भूमिका पर, क्योंकि आपातकाल संसद ने स्वीकार किया था, संसद से तो लगा आपातकाल। तो जिस एक्टिविटी को, जिस गतिविधि को, जिस एक्शन को सरकार के देश की संसद ने सहमति प्रदान कर दी थी, उस पर हम विचार नहीं करेंगे। जबकि राजेंद्र माथुर, गिरिलाल जैन और अन्य सदस्यों का कहना था कि नहीं, हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि आपातकाल देश के पत्रकारों के लिए एक बहुत ही बड़ा अनुभव था। सेंसरशिप जिस तरह से, क्योंकि मौका लगे तो आप देखिएगा उस समय एक व्हाइट पेपर जारी किया गया, व्हाइट पेपर ऑन मिसयूज ऑफ मीडिया, उसमें बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे।
शाह कमीशन बना था इंदिरा जी की उसके बाद, पतन के बाद, जब इमरजेंसी खत्म होती है, चुनाव होते हैं और जनता पार्टी पावर में आती है, तो शाह कमीशन रोज प्रोसीडिंग्स होती थी, उसमें रोज सुनवाई होती थी। इसी तरह से मीडिया के संदर्भ में एक व्हाइट पेपर जारी किया था आडवाणी जी के कार्यकाल में। तो इस सारे दौर में, जैसा मैंने आपसे कहा कि चूंकि इसके अधिकांश सिफारिशों पर एक डिबेट होती रही, तो एक डिसिडेंट ग्रुप था जिसने ये कहा कि हमें इस पर विचार करना है। एक मिनट, मैं 15 मिनट बात करता हूँ, एक क्लास में हूँ, है ना, अभी करता हूँ। तो है ना, तो कुल मिलाकर के सेकंड प्रेस कमीशन ने कहा सरकार को प्रेस का अविचारित विरोध नहीं करना चाहिए, प्रेस को सरकार का अविचारित विरोध नहीं करना चाहिए और ना अंध समर्थन करना चाहिए, है ना। मतलब एक क्रिटिकल व्यू होना चाहिए, ऐसा नहीं बिना सोचे समझे सरकार के हर गतिविधि का आप समर्थन कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हर गतिविधि की आलोचना कर रहे हैं। मुद्दे को ध्यान में रख के, उसके सारे संदर्भों को ध्यान में रखकर प्रेस को निर्णय लेना चाहिए, जिसको दूसरे शब्दों में कहूं, रचनात्मक आलोचना। अब ये चीजें बड़ी डिबेटेबल है ना, कि आप रचनात्मक आलोचना किसको कहोगे, क्या करोगे, वो प्रभावित पक्ष जानता है कि किस तरह से होगा। ठीक है। और इसमें यह भी उनसे कहा कि प्रेस की भूमिका ऐसी होनी चाहिए जिससे वो विभिन्न वर्गों के लोगों को राष्ट्रीय जीवन के साथ जोड़ सके। ठीक है। फिर आया विदेश संबंध और सुरक्षा के मुद्दे पर। तो उसमें सेकंड प्रेस कमीशन का यह कहना था कि जो संवेदनशील मुद्दे हैं, विशेषकर पड़ोसी राष्ट्रों के साथ राष्ट्र की सुरक्षा, एकता, अखंडता से जुड़े हुए, उस पर प्रेस को संयम बरतना चाहिए लिखते समय। हमारी विदेश नीति के उस पर उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। ये संवैधानिक जो प्रतिबंध है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, उसमें भी इस तरह की बात की गई है। फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन कंट्रीज, ये प्रावधान वहां भी है। यहां भी सेकंड प्रेस कमीशन ने प्रेस से अपेक्षा की है संवेदनशील मुद्दों पर संयम बरतने की। और एक जो बात उन्होंने कही कि जब राष्ट्रीय संकट का समय है तो प्रेस को यह कोशिश करनी चाहिए कि वो जन विश्वास और जन आस्था मनोबल को बनाए रखे। सेकंड प्रेस कमीशन ने स्पष्ट कहा कि प्रेस सत्ताधारी दल की विदेश नीति का केवल समर्थन मात्र नहीं करे, वो यदि कोई दूसरा मत रखता है तो सरकार को भी चाहिए कि वो उसको अराष्ट्रीय या देशद्रोही करार नहीं करे। तो कहीं एक एमिकेबल, सद्भावनापूर्ण संबंधों की बात प्रेस और सरकार के बीच में राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों से जुड़े हुए प्रसंगों पर सेकंड प्रेस कमीशन ने अपेक्षा की। इन डेप्थ डेवलपमेंटल रिपोर्टिंग, सेकंड प्रेस कमीशन ने इस बात पर बहुत स्ट्रेस दिया कि इन डेप्थ रिपोर्टिंग होनी चाहिए प्रेस के माध्यम से। उन्होंने बाकायदा बहुत सारे जो न्यूज़पेपर ग्रुप्स थे उनकी स्टडी करवाई और उसमें पूरे डेटा दिए गए हैं कि किस तरह से हमारे देश की प्रेस का ज्यादातर ओरिएंटेशन पॉलिटिकल हो गया है। रूरल और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज से जुड़ी हुई खबरें कितनी उपेक्षित हैं। तो अलग अलग लैंग्वेजेस में वो पूरी स्टडी सेकंड प्रेस कमीशन ने कराई थी और अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि छोटे छोटे अंचलों से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र भी प्रादेशिक और राष्ट्रीय राजनीति पर केंद्रित हैं, जबकि उनसे अपेक्षा यह है कि वो स्थानीय समस्याओं को ज्यादा हाईलाइट करें प्रशासन के सम्मुख। इस तरह की बात सेकंड प्रेस कमीशन ने विशेष रूप से कही। बहुत सारे ऐसे मुद्दे, चाय बागानों के मजदूरों की स्थितियों को लेकर के कितना लिखा गया, अकाल की स्थितियों पर कितना लिखा गया, सिंचाई की दहेज से मौत होने वाली जो मौतें थी 80 की बात कर रहे हैं अपन, और महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, उत्पीड़न। तो ये इस तरह के जो मुद्दे थे उनको लेकर के उसने प्रेस कमीशन ने करीब 6 महीने के अखबारों की स्टडी जो है वो करवाई थी और उसकी पूरी रिपोर्ट उन्होंने इसमें प्रकाशित की है। और मूल रूप से कहा है गहन रिपोर्टिंग, इन डेप्थ रिपोर्टिंग जो है वो प्रेस में होनी चाहिए। इस तरह की अपेक्षा उन्होंने प्रेस से की। इसी तरह से उन्होंने कहा कि जो पीआईबी है, पीआईबी तो पता है ना आप लोगों को पीआईबी क्या है? जी या नहीं?
नहीं पता, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। हाँ, क्या है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो? ये सूचना मतलब उपलब्ध क्या राज्य कराता है। सरकार का है, केंद्र सरकार का है, कोई पत्रकारों नहीं का सर, केंद्र संगठन है, सरकार। क्या है? हैं? सर केंद्र सरकार का है सर। केंद्र सरकार का है। क्या काम क्या है इनका? अ, इसे सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है सर ये। हाँ, मुख्य काम क्या है इनका? आयुषी, आपको पता है? आयुषी, सुन रहे हो मुझे? नहीं है मेरे ख्याल। नेटवर्क इशू आ रहा था। क्विट कर गई या नेटवर्क इशू है, पता नहीं। नहीं नहीं है सर, वो अभी मैसेज भेजा था उन्होंने मुझे, तो बीच बीच में डीलिंक हो जा रही हाँ, थी। नेटवर्क इशू आ रहा है, वो कह रही है। चलिए, तो पीआईबी केंद्रीय सरकार का विभाग है और केंद्र सरकार की संबंध में जो जानकारी है जी विभिन्न मंत्रालयों के बारे में, वो पीआईबी देगी। इनके बहुत सारी स्टेट्स में ऑफिसेस हैं इनके, है ना? जी जी। जैसे आपके यहाँ भी लखनऊ में पीआईबी का, लखनऊ पीआईबी के साथ तो मैंने 2-3 वेबिनार्स की थी अभी पिछले वर्ष कोविड के दौरान। तो ऐसे ही हमारे जयपुर पीआईबी ऑफिस है, ऐसे ही और राज्यों में जो पीआईबी के ऑफिसेस हैं, उनके माध्यम से हम केंद्रीय सरकार के बारे में जो जानकारी, तो ये जो पीआईबी की रोल की बात भी सेकंड प्रेस कमीशन ने की और ये कहा कि पीआईबी विकासात्मक खबरों को भेजते समय क्रिटिकल अप्रोच रखे, केवल एक पक्षी बात नहीं करे। जब वो केवल सरकारी पक्ष उसमें होगा तो उसके प्रकाशन की संभावनाएं धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो उनका कहना था कि एक पक्षी विवेचना से बचें, लेकिन वो बहुत मुश्किल काम है, सरकार में रहने वाले जानते हैं कि किस तरह से काम करेंगे, है ना? मतलब उनका ये कहना था सेकंड प्रेस कमीशन का कि आप उसमें आंकड़े बहुत देते हैं, आंकड़ों के साथ आप उन प्रॉब्लम्स को भी उठाइए, आप जिन प्रॉब्लम से लोग वास्तव में जूझ रहे हैं। तो ये सेकंड प्रेस कमीशन की एक सिफारिश थी। तीसरा जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा आया था वो था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रावधानों को लेकर के। जब मैं आपसे प्रेस फ्रीडम डिस्कस कर रहा था तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि हमारे देश के संविधान में कहीं ये लिखा हुआ नहीं है कि प्रेस स्वतंत्र है। याद है ना? तो जी जी। कहीं ये लिखा हुआ नहीं है कि प्रेस स्वतंत्र है। क्या लिखा हुआ है? इस देश के प्रत्येक नागरिक को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। ध्यान है ना? यही लिखा ना? और प्रेस को भी उस नागरिक के रूप में उन स्वतंत्रताओं का उपयोग करने की आजादी है। कल कोई ऐसा निर्णय आ जाए जिसमें यह तय कर दिया जाए कि प्रेस नागरिक नहीं है, हम इतनी बड़ी बड़ी बात जो आजादी की कर रहे हैं सब खत्म एक झटके में। अमेरिकन संविधान में साफ लिखा है, अमेरिकन कांग्रेस ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जिससे प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कम होती है। हमारे यहां नहीं है प्रोविजन। तो एक बात आई सेकंड प्रेस कमीशन में कि हम ये प्रोविजन जोड़ें संविधान में कि प्रेस स्वतंत्र है, लेकिन सेकंड प्रेस कमीशन ने कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है। अभी जो स्थितियां हैं उन्हीं को स्वीकार किया जाए, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एंश्योर करने के लिए पर्याप्त है। ठीक है? तो इसलिए उसमें किसी तरह के उन्होंने परिवर्तन की बात नहीं की। हालांकि ये मुद्दा भी कंट्रोवर्सी में था और जो इनके दूसरे मेंबर्स थे उन्होंने ये बात कही थी कि नहीं, उसमें प्रावधान होना चाहिए। सूचना के स्रोत को प्रकट करने का अधिकार, इस पर भी डिबेट हुई, लेकिन इस बात को स्वीकार किया गया बाई एंड लार्ज कि एक पत्रकार को अपने सूचना के स्रोत को प्रकट नहीं करने की आजादी है। राजेंद्र माथुर, गिरिलाल जैन, एस के मुखर्जी, परांजपे आदि लोगों का यह कहना था, यदि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, राष्ट्रीय अखंडता का मुद्दा है, उस प्रश्न पर न्यायाधीश को विश्वास में लेकर के हम अपने सूत्र की जानकारी दे, ये प्रावधान होना चाहिए। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है ऐसी कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है। डिफेमेशन को लेकर के सेकंड प्रेस कमीशन ने सुझाव दिए। उसमें इंपॉर्टेंट सुझाव यह था कि यदि किसी समाचार पत्र से मानहानिकारक प्रकाशन हो जाता है तो यदि समाचार पत्र क्षमा याचना कर लेता है
और ये स्पष्ट कर देता है कि इसके प्रकाशन में पूरी सावधानी बरती गई थी। फिर भी प्रकाशित होने पर उसने प्रभावित पक्ष के वक्तव्यों को प्रकाशित करके क्षमा याचना कर ली है, तो मानहानि के मामले को समाप्त माना जाए। लेकिन नहीं होता है समाप्त, तो भी समाचार पत्र न्यायालय में मुकदमा चलते समय अपने उस पक्ष को डिफेंस के रूप में उसका उपयोग कर सके। इस तरह का एक उन्होंने प्रावधान रखा था कि अखबार मानहानिकारक प्रकाशन में इसे अपने बचाव के रूप में उपयोग करे, न्यायालय इस पर विचार करे। ये बात थी। और सेकंड प्रेस कमीशन ने बाकायदा इस बात को कहा कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए और प्रसार संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए किसी खबर को सनसनीखेज बनाने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। डाक एवं तार अधिनियम, इसमें भी संशोधन की बात की। कई बार सरकारें, अभी भी कभी कभी ये मुद्दे उठते हैं कि वो कोई, अब देखिए तार तो बंद हो चुके, लेकिन अब पोस्टल भी उस तरह की चीज नहीं है, लेकिन अब आपके नेट के थ्रू आ गया डिजिटल जो सेंसरशिप जिसको अपन कहते हैं। लेकिन पोस्ट एंड टेलीग्राफ एक्ट में उन्होंने ये कहा, सेकंड प्रेस कमीशन ने, कि यदि सरकार किसी पोस्ट को इंटरप्ट करती है, रोकती है राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर, तो इसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। सरकार को स्पष्ट निर्देश देने चाहिए, तभी इस तरह की शक्ति उनके पास होगी, है ना। प्रेस परिषद को दंडात्मक शक्ति देने की वकालत सेकंड प्रेस कमीशन ने की थी कि प्रेस परिषद को पेनल्टी देने की, अभी अपनी बात हुई थी कि प्रेस दंडित नहीं कर सकती है ना। लेकिन फिर गिरिलाल जैन और जो अन्य मेंबर्स थे उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रेस परिषद को दंड देने की शक्ति नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से विदेशी स्वामित्व को लेकर के भी, हालांकि अब तो फॉर एफडीपी को अलाउ कर दिया गया है अखबारों में, लेकिन उस समय सेकंड प्रेस कमीशन ने यह कहा था कि किसी भी समाचार पत्र में शेयर होल्डर के रूप में विदेशी स्वामित्व नहीं रहना चाहिए। लेकिन अब जो न्यूज फॉर्म है, मेरे ख्याल 26 और नॉन न्यूज जो पब्लिकेशंस हैं उनमें तो 96% तक, ऑलमोस्ट 10% एफडीपी जो है वो अलाउ कर दिया गया है ना। विदेशी स्रोत से यदि पैसा मिल रहा है तो पूरा उसका उल्लेख करने की बात सेकंड प्रेस कमीशन ने कही थी। सेकंड प्रेस कमीशन ने एक आयोग बनाने की बात की थी, समाचार पत्र विकास आयोग, न्यूज़पेपर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ताकि उसके माध्यम से, उस आयोग के माध्यम से समाचार पत्रों को तकनीकी और ट्रेनिंग की दृष्टि से अधिक सुविधाएं दी जा सके। उसका अध्यक्ष था एक, जो प्रेस से नहीं होगा, अध्यक्ष प्रेस के अलावा होगा, बाकी जो उसके मेंबर्स होंगे उसका पूरा उन्होंने एक संगठन बनाया था कि उसमें अलग अलग क्षेत्रों से रिप्रेजेंटेशन था। उसमें श्रमजीवी पत्रकार थे, इंडस्ट्री से थे, मैनेजमेंट से लोग थे, है ना। इस तरह से पीसीआई प्रेस काउंसिल के मेंबर थे, आईएमसी से एक मेंबर होगा, मिनिस्ट्री से एक व्यक्ति होगा, वित्त और उद्योग मंत्रालय से व्यक्ति होंगे। इस तरह के कुछ प्रोविजन रखे थे उन्होंने। और न्यूज़पेपर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बात की थी। टेलीप्रिंटर लिंक्स सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार से अपेक्षा की थी। भारतीय भाषाओं में न्यूज एजेंसी विकसित करने की बात की थी। कंपोजिंग, टेक्नोलॉजी और प्रिंटिंग, इन क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग की बात की थी। और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बनाने की बात सेकंड प्रेस कमीशन ने की थी न्यायाधिकारियों की नियुक्ति के लिए, ताकि कहीं कोई इस तरह का डिस्प्यूट आए तो उस पर विचार किया जा सके, है ना। प्रश्नानुसार मूल्य नीति की बात फिर सेकंड प्रेस कमीशन ने की। और विज्ञापन नीति सरकार एक निश्चित रूप से बनाए, उसकी बात की। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को रीऑर्गेनाइज करने की बात सेकंड प्रेस कमीशन ने किया, ताकि वो राउंड द क्लॉक समाचार दे सकें। हाउसिंग फैसिलिटीज की बात आई थी पत्रकारों को, गिरिलाल जैन ने इसका विरोध किया था, लेकिन ओवरऑल रिकमेंड किया था उन्होंने हाउसिंग फैसिलिटी देने के लिए। जैसा मैंने आपसे कहा कि सेकंड प्रेस कमीशन को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी थी, अधिकांश सिफारिशों पर मतभेद था, इसलिए ये सेकंड प्रेस कमीशन केवल एक एकेडमिक इंटरेस्ट का ही संस्था बन करके रह गई थी। बेसिकली ये हमारे दो प्रेस कमीशंस
और इनके ऑब्जेक्टिव्स, इनकी सिफारिशें और उन सिफारिशों की क्रियान्विति की स्थिति, ये बेसिकली है। ठीक है, तो मेरे ख्याल अब चीजें क्लियर हो गई हैं आपको। प्रेस काउंसिल, प्रेस कमीशन, इनका डिफरेंस। जी सर। मीडिया काउंसिल की बात की जा रही है सवाल कि आने वाले समय में किस तरह से मीडिया काउंसिल बने, है ना। ये जर्नलिज्म ट्रेनिंग की बात ये भी की गई थी, प्रेस काउंसिल ने भी बात उठाई थी। और जस्टिस काटजू जब प्रेस काउंसिल के चेयरमैन थे, उन्होंने तो कमेटी भी बना ली थी और उसमें ये कहा था कि बिना जर्नलिज्म की डिग्री के जर्नलिज्म में प्रवेश नहीं हो पाएगा। हालांकि अभी तक उस पर कोई नियम नहीं बना है, लेकिन इस तरह की बात शुरू हो गई थी। तो बेसिकली ये है, कहीं कोई संदेह हो तो आप बताइए। सर एक सवाल है सर, जो हाँ। हम श्रमजीवी पत्रकारों के लिए वेतन बोर्ड का गठन था, ये सर प्रथम प्रेस आयोग की अनुशंसा थी या द्वितीय प्रेस आयोग की? नहीं, कमीशन ही फर्स्ट। ये देखिए 56 का एक्ट है, ये जी जी। वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट है ना, ये 56 का है। मैं वेतन बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट, श्रमजीवी पत्रकार कानून, ये फर्स्ट प्रेस कमीशन ने सिफारिश की थी कि पत्रकारों की सेवा शर्तों को नियमित करने के लिए एक इस तरह का कानून बने। उसके आधार पर 1956 में श्रमजीवी पत्रकार कानून बना था, जिसमें ये पहली बार तय किया गया था कि इतने घंटे काम करने के बाद एक दिन का अवकाश मिलेगा। ग्रेच्युटी की बात की गई थी, मैटरनिटी लीव की बात की गई थी, है ना, किस तरह से उनको सुरक्षा दी जाए उसकी बात की गई थी। ग्रेड्स तय कर दी थी, अखबार के वो अलग अलग ग्रुप्स बना करके, वो सारी चीजें। वेतन बोर्ड जो बाद में आपके मणिसाना और ये अभी सर बने, वो अलग है जी, है ना। अच्छा वो सर अलग है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वर्किंग वेतन बोर्ड जर्नलिस्ट का एक्ट सर जो गठन हुआ, श्रमजीवी पत्रकार कानून, ये तो फिर जी जी, ये जो बने वो तो बात की बात है। ये तो हर हमारे यहाँ भी बनते हैं हर 10 साल में। स्टेट गवर्नमेंट के जो या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, इनके भी हर 10 साल में पे ग्रेड रिवाइज हो रहे हैं ना। जी तो वेतन मंडल बनते ही ना इनके भी। तो जी। भाई सारे सरकारी कर्मचारियों के ग्रेड रिवाइज नहीं होते क्या 10 साल में? हमने जब नौकरी शुरू की थी 1100 रुपए में की थी। आज आप शुरू करोगे लेक्चरर का रेगुलर उसमें, तो करीब 80 हजार के आसपास मिलेगा। तो ये क्यों हुआ? ये वेतन जो बोर्ड बने हमारे, पे कमीशंस जो बने, उनकी सिफारिश के आधार पर तो रिवाइज होते गए सारे सारे, ये है ना। लेकिन दुर्भाग्य से पत्रकारिता में उन चीजों को स्वीकार नहीं किया गया। मेरे ख्याल देश में कोई अखबार है क्या ऐसा जो जर्नलिस्ट वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट के अनुरूप, अब तो वो पोजीशन ही खत्म कर दी, सब कॉन्ट्रैक्ट पर हो गए। सरकार भी यही कर रही है, जी, वही प्रक्रिया चल रही है सब जगह, वही है। तो सर वो तो एक प्रक्रिया शुरू हो गई है कि वो जो इनकैश जो होता था ईएल, उस प्रोसेस को भी खत्म कर दिया गया है कई जगह पर। अब वो जैसे आप छोड़ते हैं या रिटायरमेंट होता है तो आपको 30 दिन का ही जो है ईएल मिलेगी बस। हाँ, जबकि सरकार में 6 महीने का मिल जाता है। तो ये तो बहुत ही वो है साहब, अब क्या करो आप। तो वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट जो है वो 56 का है, उसमें ये सारे वेतनमान और ये सब निर्धारित किए गए थे, वर्किंग कंडीशंस निर्धारित की गई थी, है ना। तो ये है। चलिए ठीक है, फिर अगली बात करते हैं फिर, है ना। ठीक है, ओके साहब, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, नमस्कार।